आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। हिंदुस्तान रूस दो तरफा बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर मरकूज। महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर कशीदगी के दरमियान कांग्रेस पहली फहरिस्त कर सकती है जारी। महाराष्ट्र और झारखंड में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की डायमंड जुबली तकरीब में दूध की पैदावार के शोबे में त्रिभुवन दास पटेल के ताउन पर किया तबादला ख्याल। कहा, अमूल ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किया है बहुत काम। बढ़ती हुई आलूदगी के दरमियान आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 नाफिज। कई जगहों पर AQI की सतह 300 से तजावुज कर गई। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खेलों के मुकाबले का ऐलान। बैडमिंटन और हॉकी को नहीं किया गया शामिल। और आइए नाज़रीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काजान में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जुलाई के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है। रूस के दो तरफा दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी गर्मजोशी देखने में आई। रूस और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की काजान में होने वाली मुलाकात भी काफी अहम बताई जा रही है। वजीर आजम ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ी के हवाले से भारतीय मौक़िफ़ का इयादा किया। उन्होंने कहा कि अमन ही खुशहाली का रास्ता है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काजान में भारतीय कौंसिल खाना खोलने पर खुशी का इजहार किया। ये खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के ताउन और सिफारती मौजूदगी को दो तरफा ताल्लुकात के नुक्ता नज़र से अहम करार दिया। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। वज़ीर आज़म रूस की रवानगी से कबल बयान में वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स को इक़्तिसादी ताउन, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज, आलमी तरक्की और कसीर जहती में बेहतरी के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म करार दिया है। और वज़ीर आज़म का रूस पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल भी किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स में पानी की बुनियादी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन स्कीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने के बाद से देही समाज के 78% लोगों तक पानी की रसाई हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात के आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की डायमंड जुबली और त्रिभुवन दास पटेल की यौम पैदाइश पर मुनक़िद एक तकरीब से खिताब किया। ताउन के वजीर अमित शाह ने कहा कि दूध पैदा करने वाले किसानों की इक़्तिसादी तरक्की और डेयरी सनत की कामयाबी में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और त्रिभुवन दास पटेल का अहम किरदार रहा है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखे देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम। अमित शाह ने कहा कि जिस तरह अमूल ने दूध की पैदावार, मवेशी परवरी, प्रोसेसिंग जैसे कई शोबों में काम किया है, इसी तरह उसने आज़ादी के बाद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी काफ़ी काम किया है। अमित शाह ने कहा कि आज मुल्क में कोऑपरेटिव इदारों की बेइंतहा कोशिशों से मुल्क के लाखों किसान खानदानों और माओ बहनों की जिंदगियों में खुशहाली आई है और साथ ही ताउन की वजारत मुल्क के तमाम 8 करोड़ दूध पैदा करने वाले किसानों को दूसरे सफ़ेद इनकलाब से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस वक्त सिर्फ 1.5 करोड़ दूध पैदा करने वाले किसान कोऑपरेटिव से वाबस्ता हैं। सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं। 231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है। उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करे। इस दिशा में NDDB को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का आज से कागजाती नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगी के आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और पर्चों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। 15वें असेंबली के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल महाविकास अघाड़ी के दरमियान जारी कशमकश जूं की तूं बरकरार है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दरमियान जारी सीटों का तनाजा खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों के दरमियान खासकर विदर्भ की 12 सीटों के लिए इख्तलाफ बरकरार है। ऐसे में शरद पवार अब सालसी करने और दोनों के दरमियान कशीदगी को दूर करने के लिए आगे आए हैं। तहम महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में कोई इख्तलाफ नहीं है। सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी है और जल्द ही इस मसले का हल निकल आएगा। पटोले के मुताबिक अब तक कांग्रेस की 96 सीटों पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। एनसीपी सरबराह शरद पवार और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे आज फिर मुलाकात करेंगे। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के लीडरों की दलील है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अपने किले में ज्यादा जगह लेने की सिमत में काम कर रही है। दरअसल लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को विदर्भ में बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने भी असेंबली इंतखाबात में विदर्भ की सीटों पर दावा पेश किया है। लेकिन जब से ठाकरे धड़े ने इनमें से कुछ सीटों का मुतालबा किया है, तब से कांग्रेस और ठाकरे ग्रुप के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया है। यही वजह है कि विदर्भ के कांग्रेसी लीडर दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। दरियासना कांग्रेस और शिवसेना के लीडरों ने इस बात से इनकार किया है कि वो इत्तेहाद छोड़ देंगे, लेकिन सियासी हलकों में ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या इससे महाविकास अघाड़ी की सियासी बिसात खराब नहीं हो जाएगी। और झारखंड असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 38 सीटों के लिए आज से पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं और इन सीटों पर कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि पर्चों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। पर्चों की वापसी 1 नवंबर तक की है और इन सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड की 81 असेंबली सीटों पर 2 मरहलों में वोटिंग होनी है। रियासत में पहले मरहले की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 24,520 पोलिंग मराकज देही इलाकों में होंगे। रियासत में 2.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें खवातीन वोटर 1.29 करोड़ और मर्द वोटर 1.31 करोड़ हैं। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने इंडिया इत्तेहाद पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा में अपोजिशन को शिकस्त हुई, उसी तरह उन्हें झारखंड में भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बढ़ी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनके सोच वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा झारखंड में, तो मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और एनडीए मजबूत सरकार पुनः झारखंड में बनाने जा रही। और बीजेपी ने आइंदा मेघालय और पंजाब असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मेघालय की गांबे-गिरी सीट से ज़िमनी इंतखाब के लिए बर्नार्ड मार्क को टिकट दिया है, जबकि पंजाब की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में डेरा बाबा नानक से सरदार रविकरण कहलू और गुद्दीर बाहा से सरदार मनप्रीत बादल और बरनाला से सरदार केवल सिंह ढिल्लो को उम्मीदवार बनाया है। ख्याल रहे कि नशिस्तों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। और बात अब दिल्ली की है। दिल्ली में आलूदगी के बढ़ते हुए मसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली हुकूमत को निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि जब भी दिल्ली में आलूदगी की बात होती है तो दिल्ली हुकूमत पंजाब और हरियाणा पर इल्जाम लगाती है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। पिछले 10 सालों में हुकूमत ने दिल्ली को आलूदगी के मसले से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। The pollution in Delhi increases, Punjab and Haryana gets blamed. The fact is that the pollution load in Delhi is already very high. The moment there is an additional load, Delhi absolutely becomes a gas chamber. But the
fundamental steps which need to be taken to incentivize the farmers to move away from burning stubble. Unfortunately, that has not been done over the past 10 years. दारुल हुकूमत दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से सब लोग नबरदास्मा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से स्मोक की एक पतली परत फैल गई है। हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर आलूदगी की सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली तेरी यही कहानी, न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी। जी हाँ, ये तस्वीर इसलिए भी दिल्ली पर सटीक बैठती है क्योंकि दिल्ली में इस समय जो पॉल्यूशन का स्तर है वो अपने चरम पर है। यानी कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस वक्त ग्रेड 2 पर जा चुका है। मैं इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हूँ। ये देख सकते हैं दिल्ली का वो कर्तव्य पथ है जहां पर देश दुनिया के लोग आते हैं और दिल्ली को निहारते हैं। और इस कर्तव्य पथ पर आपको जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं वो होती हैं और मॉर्निंग में लोग यहां पर वॉक करते हैं। लेकिन अभी आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो सुबह के वक्त बिल्कुल कोहरे की चादर में ये कर्तव्य पथ लिपटा रहता है। और देखिए इंडिया गेट की तस्वीर भी अगर आप देखें तो इस समय इंडिया गेट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वजह सिर्फ जो पॉल्यूशन की जो परत है, जो लेयर है वो इतनी हाई है, जो क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना हाई है कि उसकी वजह से आपको यहाँ पर वो तस्वीर नहीं दिखाई दे पा रही होगी। राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ दावे करती है, सिर्फ वादे करती है दिल्ली को संघाई बनाने का, लेकिन एक भी ऐसा काम जो धरातल पर है वो नहीं दिख रहा। कल ही अब देखिए कि अतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के पॉल्यूशन पर बात नहीं की, दिल्ली के पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पर बात नहीं की। उन्होंने बात की कि कैसे जो यूपी और जो हरियाणा की बसें हैं वो दिल्ली में आकर पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं, उन्होंने इस पर इशारा किया। तो कुल मिलाकर दिल्ली और दिल्ली की सरकार ने पिछले कई सालों से दिल्ली को ठगा है और लगभग यही तस्वीर आए दिन दिखती है जो बेहद चौंकाने और डराने वाली है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था जिसे अदालत ने कबूल नहीं किया। उन्होंने केजरीवाल के जरिए वजीर आजम पर नाजेबा तबसरा करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन केस में उनके क्वाशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो कितना स्नेह करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुल्क को बदलने का ख्वाब लेकर जरूर आए थे, ताहम वो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए महज मुआफी मांगने वाले बन गए हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें कही गई थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से एक डिफेमेशन केस फाइल किया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, श्रीमान संजय सिंह जी, इन सबों ने कही थी बातें। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, वो सेशन कोर्ट के पास गए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया और कल वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों के खैरख्वाह बनने वाले केजरीवाल ने किसान खुदकुशी से मुतालिक मामले पर माफी भी मांग ली है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि लापरवाही की वजह से केजरीवाल ने कोरोना के दौर में होने वाली खुफिया मीटिंग को भी टेलीकास्ट किया, जिसके लिए बाद में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। 15 में किसानों की रैली हुई थी दिल्ली में जिसमें एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसमें उन्होंने माफी मांगा था। ये जो कोरोना की मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो बाद में जब पीएमओ से कहा गया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नहीं करना चाहिए था।
और खलीज बंगाल में आने वाले तूफान के पेश नज़र ओडिशा के गंजामपुरी और जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, केओंझर, ढेंकुनाल और जौजपुर, अंगोल, खुर्दा, नयागढ़ और कटक अजला में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना से निपटने के लिए रियासत की तैयारियों पर एक जायजा मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मांझी ने तैयारियों के हवाले से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई जानी नुकसान ना हो। वजीर आला मांझी ने कहा कि हसास इलाकों की निशानदेही के बाद 100% इनखला किया जाएगा, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सूरत हाल को देखते हुए NDRF, ODRAF और फायर सर्विस की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। समुद्री तूफान दाना से निपटने की तैयारियों और इंतजामात पर ओडिशा के नायब वजीर आला कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि पूरी रियासत में जरूरी तैयारियां की गई हैं। मुतालिका महकमों ने भी इसका जायजा लिया है। किसानों को पैगामात भेजे जा रहे हैं और उन्हें आगाह भी किया जा रहा है। Measures have been taken for the entire state, and if you've seen yesterday, all the concerned departments have had their reviews, and Honorable Chief Minister has also taken a review yesterday along with the Minister for Revenue and Disaster Management. Farmers channel, 68,000 farmers are linked on the web, on the groups, various groups, and we are sending out messages to all of them and telling them of what are the do's and don'ts. Energy also is totally prepared. 33,000 workforce is on standby. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में कहा कि भारत अपनी तरक्की की राह पर गामजन है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, जिसकी GDP तकरीबन 3.9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर खजाना ने ये बात न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत में सरमायाकारी के मौके के मौजू पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, जो दुनिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वजीर खजाना ने कहा कि भारत अपनी तरक्की की राह पर मुसलसल गामजन रहते हुए आलमी तरक्की में अपने ताउन को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 11 भारतीय कंपनियां दर्ज हैं। वक्फ बिल को लेकर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में एक बार फिर हंगामा हुआ। मीटिंग के दौरान TMC और BJP अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। JPC के कल्याण बनर्जी को आइंदा मीटिंग तक मुअत्तल कर दिया गया है। ज़ाब्ता 374 के तहत JPC चेयरमैन ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ 1 दिन की मुअत्तली की कार्रवाई की है। NIA ने पंजाब में दहशतगर्दाना साजिश मामले में खालिस्तानी दहशतगर्दों रिंदा और लांडा की अहम साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट मोहाली तरन पंजाब में वाक़ NIA की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई है। जांच में पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशत फैलाने के लिए बब्बर खालसा के दहशतगर्दों की तरफ से रची गई साजिश में इसका रोल साबित हुआ है। NIA की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम दिसंबर 2022 में पुलिस स्टेशन सरहाली पर RPG हमले में मुलविस था, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि वो इस मामले में जेल से रिहा होने के बाद भी अपने गैर मुल्की हैंडलर के राब्ते में था। NIA की तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि गुरप्रीत ने लखबीर सिंह उर्फ लांडा की हिदायत पर ताजिरों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के जरिए भारत में बब्बर खालसा और उसके कारिंदों के लिए फंड जमा करने की साजिश रची थी। और ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें बैडमिंटन और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेलों का इनेकाद छोटे पैमाने पर किया जाएगा और सिर्फ 10 खेलों को जगह दी गई है। ये गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 4 मकामात पर मुनक़िद होंगे। ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया के गेम्स की मेज़बानी से दस्तबरदार होने के बाद ग्लासगो ने गेम्स की मेज़बानी पर रजामंदी जाहिर की थी।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।